हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि अभी आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लेक्चर 3 पे आ चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। और आज से हम अपने सेक्शन वाइज पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पर सेक्शन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, पर सेक्शन पे आप नोट्स बनाएंगे, पर सेक्शन पे आप पढ़ेंगे, उस पर भी नोट्स बनाएंगे, फिर केस लॉज, फिर उसके भी केस लॉज, पर एक एक चीज़ की डेफिनेशन बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ये थ्योरी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, मुझसे ही भी पढ़ ली, मुझे से पढ़ ली, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बाकियों की कोई गारंटी लूँ, मैं अपनी गारंटी ले लेता हूँ कि अगर आपने मुझसे पढ़ ली, और जितने भी हमारे लॉ के एग्ज़ाम्स होते हैं कि अगर जुडिशरी में भी जैसे आता है, जुडिशरी, एपीओ, सीए, सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, बहुत अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। उन सब में आपका ये जो एक सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसके लाइन वाइज नोट्स बनाएं तो आप पहुँच जाएंगे आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पहुँचना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो एक बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मस्ट है भैया। अगर पढ़ने बैठे हो तो भैया बेयर एक्ट लो, एक कॉपी रखो अपने पास, 2 चीज़ें तुम रख ही लो भैया। ठीक है, अब ये भी 2 चीज़ें नहीं रख रहे हो तो धिक्कार है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, हमने पिछले से क्लास में प्रीएम्बल तो पढ़ लिया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रीएम्बल क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1। बट सेक्शन 1 से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सेक्शन 1 से पहले यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी क्या है ये? प्रिलिमिनरी, जैसे यहाँ पे ये गई, इसको हम ऐसे बांटें, प्रीलिमिनरी यानी जो चीज़ पहले हो चुकी है। यानी प्रीलिमिनरी क्या कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनने से पहले, से हम बोलते हैं ना कि एक बेस तैयार करना है, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं बनने से पहले कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनेगा कैसे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बेसिक फाउंडेशन, जो हम कहते हैं ना बेसिक फाउंडेशन, वो बेसिक फाउंडेशन रखी जा रही है। तो इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी, कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले की तैयारी को हम कह रहे हैं कि प्रिलिमिनरी एक्ट है। अरे भैया क्या दिक्कत है तुमका? ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिलिमिनरी। अब सेक्शन 1, बेयर एक्ट खोल के बैठना। शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल एक टाइटल दे रहे हैं, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड ICA 1872। ICA यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड ICA। ये मे बी क्यों बोला है? शायद। अगर हम मे बी का लिटरल मीनिंग उठा के इंग्लिश में देखेंगे तो शायद है, और यहाँ पे भी इसका मतलब शायद ही है। ये जो है ना मे बी, इसका मतलब शायद ही है, SHAYAD, शायद ही है। तो ये क्यों लिखा है यहाँ पे कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड? क्योंकि जो अगर आप एक पन्ना पीछे पलटेंगे तो ये एक लिस्ट आपको दिखेगी अपने बेयर एक्ट में, जिसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट्स और रेगुलेशंस जो भी हैं हमारे, की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अमेंडिंग, रिपेलिंग, और ये सब जितने सेल्स एंड गुड्स एक्ट हैं। और ये हर टाइप के, कि मैंने आपसे सामान खरीदा और आपने मुझे पैसे दे दिए। कितना इजी लगता है सुनने में, पर इतना इजी नहीं है। वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आर्बिट से बाहर जा चुका है। अब उसके लिए कोई दूसरा बेयर एक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं सेल्स एंड गुड एक्ट। ठीक है, फिर या फिर अगर 2 लोग जब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पार्टनरशिप में रेमेडी लेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स भी आएंगे उसमें, पर क्या वो 100% कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाएगा? नहीं, उसके लिए हमने अलग सेक्शंस भी बनाए हुए हैं। तो उसी चीज़ को सब बताने के लिए कि मे बी हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह सकते थे, बट ये मे बी बोल के हमको आज़ादी देता है कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम बदल के कोई और नाम भी कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये नाम के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म यूज़ किया गया है मे बी, कि मे बी इट इज़ कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि इससे पहले
ये सारा जितने भी हमारे ये लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट्स थे, ये सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आया करते थे। ये जितने हमारे अमेंडिंग एक्ट्स के जितने भी ये नाम आप देख रहे हैं, ये सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही आया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम समय बढ़ता चला गया, जैसे जैसे हमारा प्रॉब्लम ये है ना, बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो हमने स्मार्ट हो गए तो हमने नए नए कांड करने के नए नए तरीके भी ढूंढ लिए। तो जब कांड करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए तो हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको भी ये चीज़ समझ है कि ये लोग भी भाई कांड करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं, तो हमें थोड़ा अपने रूल्स उस हिसाब से बेंड करने पड़ेंगे। वैसे सास बहू में नहीं होता है कि भाई बहू अच्छा खाना बना के लाएगी तब भी सास उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देगी। ठीक है कि कहीं जाओ कुछ खाने वाने के लिए, तो कहीं कुछ खाना बना के आप किसी मेहमान को कोई बहू खिला दे, और अगर बहुत ही अच्छा खाना बना दे, ऑस्ट्रेलियन मास्टर शेफ़ भी उठा के ले आओगे तो लोग बोल देंगे कि अगर नमक ज़्यादा पड़ जाता ना तो खाना ख़राब हो जाता। तारीफ़ नहीं करेंगे लेकिन बोल देंगे नमक ज़्यादा पड़ जाता तो खाना ख़राब हो जाता। तो ये क्या है, ज़बरदस्ती के हम जो ये निकाल देते हैं ना, तो ये ह्यूमन माइंड है। लेकिन अभी वो यहाँ पे भी लगता है कि शायद मे भी हम इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहें। हम बाकी चीज़ों को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह सकते थे, बट हमने इसको ही, इसी वाले पोर्शन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहना ज़रूरी समझा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक्सटेंड कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया। कई जगहों पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर भी लिखा आता है कई बेयर एक्ट्स में। जैसे मेरी वाली जो बेयर एक्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेरी वाली बेयर एक्ट है उसमें हम ये वाली जगह खाली छोड़ दी गई है। ये वाली जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे, इंडिया के बाद की जो जगह खाली छोटी है, यहाँ पे कई बार लिखा होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट अब आप जैसे जानते हैं कि 370 आर्टिकल जब हमारा हट चुका है तो जम्मू एंड कश्मीर को लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर भी अब इंडिया का पार्ट बन चुका है। तो जब जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन चुका है तो जम्मू एंड कश्मीर पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब लागू होगा, ठीक है। तो इसलिए अब ये वाला एक्ट वहाँ से हट चुका है। This extends to the whole India and shall came into force on 1st day of September 1872। ये लिख लो, हर जगह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 सितंबर 1872 याद रख लेना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब था, ठीक है, कब लागू हो गया था, क्योंकि भैया ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पता नहीं इस क्वेश्चन से बहुत प्यार है लोगों को, कॉलेजेस में भी पूछा जाता है और हर जगह पे लोग ये बात पूछते हैं। क्या मतलब है इसका? एक्सटेंड कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया एंड शेल केम इनटू फोर्स ऑन इन दिस दिन। मतलब कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये पूरे इंडिया पे लागू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप केरला में कोई कानून बनाएं, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और लखनऊ में भी अगर वही सेम कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो केरला में वो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा और लखनऊ में नहीं होगा। ऐसा नहीं है। केरला भी इंडिया के अंडर आता है और लखनऊ भी इंडिया के अंडर ही आता है। तो जब दोनों जगहें इंडिया के अंडर ही आ रही हैं तो दोनों पे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू करेगा। बस इतनी सी बात ये कहता है कि पूरे के पूरे इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो बनेंगे तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होंगे। और इसके जो बनाने का हमारे यहाँ पे तरीका है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और वहाँ पे आप कुछ और कर सकते हैं, नहीं। अगर लखनऊ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग लखनऊ में अगर कोई चीज़ करना मना है तो वो केरला में भी करना मना ही होगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे करेंगे वहाँ पे नहीं करेंगे और वहाँ पे नहीं करेंगे तो यहाँ पे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बस वो यही कहता है कि पूरे भारत में जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पूरे के पूरे भारत में कहीं भी लागू हो सकता है और कोई इसका कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। नथिंग हेयर इन कंटेन्स, अरे मैं इसी से पढ़ देता हूँ भाई, मैंने लिख दिया है ये, तुम पढ़ लो, ठीक है। मेरी अपनी राइटिंग नहीं समझ आ रही। नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट और रेगुलेशन, कि ये जितने भी हमारे जो इसमें जो लॉज बनाए गए हैं वो किसी स्टैट्यूट एक्ट या रेगुलेशन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना क्या चाहता है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। तो तुम बोलते हो कि ठीक है, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि जाओ जाके उस बंदे को गोली मार दो, ठीक है। एक प्रॉमिस और दूसरा प्रॉमिस, लेक्चर 1 याद रखना।
मैं फिर से पढ़ाऊँगा, पर मैं वो जो इंट्रोडक्शन दिया था वो याद रखना। मैंने आपको ऑफ़र दिया कि भाई मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, तो बदले में आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि भाई फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बताऊंगा कि वो जो सामने बंदा देख रहा है उसको जाके गोली मार दे। ठीक है, तो ये कैसा एग्रीमेंट हो गया? ये इलीगल अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये अग्रीमेंट हो गया। मैं बताऊंगा आगे जाके इसका अंतर क्या होता है। अग्रीमेंट हो गया क्यों? नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी प्रोविजन ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन। यानी जो ये एक्ट है ये हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों के खिलाफ जाता है। आप किसी का सर मार के कैसे फोड़ सकते हैं? किसने आपको कानूनी अधिकार दिया है? वो आपका कुछ बिगाड़ तो रहा नहीं है, आप ही ने बोल रहे हैं कि जाके उसका सर फोड़ दो। कौन सा कानून आपको ये अधिकार देता है कि आप जाके किसी का सर फोड़ सकते हैं? कोई कानून नहीं अधिकार देता आपको ये। तो ये जो भी चीज़ें बता रहा है वो यही बता रहा है कि नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी, इसमें जितना भी कुछ लिखा गया है वो जो उसमें जो भी बातें लिखी गई होंगी, उसमें जो जो क्लॉजेस लगाए गए होंगे, लेकिन वो भारत के किसी और कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब इसका एक एग्जांपल मैं और अभी आगे दे दूंगा, पर अभी सुनो। किसी भी क्राइम, स्टैट्यूट और रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपेल्ड, यानी मान लेते हैं कि मैंने तुमको 50,000 रुपये दे दिए और तुमने जाके उस बंदे का मर्डर नहीं किया, तो मैं कोर्ट में जाके वो पैसे तुमसे वापस ये कह के नहीं मांग सकता कि मैंने इसको ये 50,000 रुपये दिए थे मर्डर करने के लिए और अब ये 50,000 रुपये लेके भाग चुका है और अभी तक इसने वो मर्डर किया नहीं है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है हमारे बीच में। मैं ये कह के नहीं मांग सकता हूँ कोर्ट से। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एक्सप्रेसली रिपेल्ड हो चुका है ये बात। आप देश के कानून के खिलाफ जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। जैसे आप ताजमहल नहीं बेच सकते किसी को, क्योंकि वो हमारी नेशनल हेरिटेज है। आप राम मंदिर नहीं बेच सकते किसी को। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी नेशनल हेरिटेजेस हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो भारत के किसी भी कानून में हो, वो भले ही चेक बाउंस का केस हो, वो मैरिज का केस हो, वो बैंकरप्सी कोर्ट्स के केसेस हो, वो कमर्शियल लिटिगेशन हो, वो आईपीआरस हो, वो जो भी हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप इस बात पे लागू एंटर नहीं होंगे जो किसी भी इंडियन लॉ के अगेंस्ट जाता हो। ठीक है, कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं आना होगा। आपको ऐसे चलना होगा कि अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को हर एक्ट से गुजारे, हर एक बेयर एक्ट से अगर हम उसके रूल्स को मिलाए, तो कोई भी बेयर एक्ट ये नहीं बोलनी चाहिए कि ये इल्लीगल है। और अगर किसी भी बेयर एक्ट ने बोल दिया कि ये इल्लीगल है, तो भैया वो इल्लीगल है, बात ख़त्म हो गई यहीं पे। हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट लागू ही नहीं होगा। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट जब करवाने जाया जाता है उसको, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें सब कुछ मिलाया जाता है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत पैसा है, अगर कमर्शियल लिटिगेशन और इन सब में जाओ बहुत पैसा है। ठीक है, वहाँ पे पंक्चुएशन, कॉमा, बहुत टेक्निकल काम है और करो बोरिंग काम है, पर पैसा है। ठीक है, तो ये स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन नॉट हियरली एक्सप्रेसली रिपेल्ड, कोई भी, ठीक है, जो कानून हमारा मना करता है उसके लिए आप कानून नहीं, वो आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। नॉर एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, यानी अब ये कस्टम क्या होता है, ये कस्टम समझ लो पहले। कस्टम यानी कोई ऐसी प्रथा या कोई ऐसा रिवाज जो शुरू से हमारे यहाँ पे चला आ रहा है, आप उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। जैसे कि 7 फेरे, हमारे यहाँ पे जो 7 फेरे लिए जाते हैं, वो 7 फेरे बहुत पहले से चला आ रहा है, वो अभी से नहीं है, वो पता नहीं सदियों सदियों से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो 7 फेरे ही होते हैं। तो जब 7 फेरों का कानून ऑलरेडी है, जब 7 फेरे हमारे यहाँ पे पुराने समय से होते आ रहे हैं, तो आप कौन होते हैं उसे चेंज करने वाले? आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते कि हम 6 फेरे करके शादी करेंगे, वो मान्य ही नहीं होगा। आपको 7 फेरे ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 7 फेरे ही हमारे यहाँ के जो कल्चर है उसका रिवाज है। ठीक है, आप किसी के कस्टम पे सवाल नहीं उठा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं दुल्हन की मांग में येलो कलर का सिंदूर भरूंगा, नहीं, लाल रंग का ही भरना है। और सिंदूर बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से बनाया हुआ सिंदूर ही आप मांग में भर सकते हैं। यही ये होता है हमारे यहाँ पे
कस्टम ऑफ ट्रेड। अब कस्टम ऑफ ट्रेड क्या, ट्रेड करने के भी तरीके होते हैं भाई, कि इसके बदले में ये मिलेगा, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पे तिलक चढ़ाया जाता है, या ये होगा, या फिर अगर आप ये कर देंगे तो हम ऐसे ऐसे जो भी करेंगे, जो कस्टम हर जगह के होते हैं। मैं वो एग्जांपल देने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे कस्टम्स होते हैं कि जो प्रथाएं, जो काम करने का तरीका, जो समाज की कंडीशनिंग जो शुरू से चली आ रही हैं, आप उसको नहीं छेड़ेंगे। एक कस्टम का एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है। अब ये पता नहीं कितनी ये इसमें सच बात है झूठ बात है, बांग्लादेश तो जाना भी मेरा भी हुआ है, पर अभी उस पर मैं बात नहीं करूँगा। बांग्लादेश आपको सबको पता है कि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी मुस्लिम्स पाए जाते हैं, बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ की जो मुस्लिम औरतें हैं वो अपनी शादी में हाथी दांत की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, जो हाथी के दांत होते हैं ना इतने लंबे वाले, उसकी चूड़ियाँ नहीं पहनती है। पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जब किसी लड़की की शादी होती है तो एक हिंदू बंगाली मैरिज की ही तरह वहाँ पे भी हाथी दांत की चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं, ठीक है। एक बंगाली मैरिज की तरह ही दूल्हे का रिबन काट के नारियल फोड़ के स्वागत किया जाता है। तो ये क्या है, उन्होंने अपना रिलीजन भले ही चेंज कर लिया है पर उन्होंने अपने कस्टम्स चेंज नहीं किए हैं। तो कस्टम क्या, कि जो कुछ ऐसे रिवाज जो हमारे शुरू से चले आ रहे हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और हर जगह के कस्टम अलग अलग होते हैं। जैसे कोई महाराष्ट्रियन शादी में जाओगे तो वहाँ की लड़की एक अलग तरीके की साड़ी पहनेगी, और यहाँ यूपी में आप शादी करेंगे तो यहाँ की लड़की एक अलग तरीके की साड़ी पहनेगी, और आप साउथ में जाके शादी करेंगे तो वहाँ की लड़की एक अलग तरीके की साड़ी पहनेगी। तो अब ये थोड़ी बोल देंगे कि जो साउथ की और महाराष्ट्र की शादियाँ हैं ये गलत हैं, ऐसे शादी होती ही नहीं है। आपके यहाँ पे नहीं होती हैं क्योंकि आपका वो कस्टम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में यही कस्टम है हमारा, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते, ठीक है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप ये नहीं बना सकते कि हम इस कस्टम के अगेंस्ट जाके कुछ करेंगे। जैसे कोई आप किसी के साथ ये नहीं बना सकते कि हम महाराष्ट्रियन रीति रिवाज से शादी नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो कस्टम है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। आपको नहीं करनी है वो आपकी इच्छा है, पर आप इस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट को जो चलाने का तरीका है, जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमारा चल रहा है इंसिडेंट वाइज, वो उसी ऑर्डर में आपको परफॉर्म करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लिखा कुछ और है पर आप कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। आपने लिखा है कि मैं 2 तारीख को पहुंचा दूंगा घी, लेकिन आप 4 तारीख को पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर चला गया। तो जब इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर चला गया तो यानी आप कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप किसी इंसिडेंट के खिलाफ जाके भी कोई काम नहीं कर सकते। और नॉर इनकंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी किसी भी एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि जो भी हमारे ये रूल्स हैं इसमें जो बनाए गए हैं, हमारे बेयर एक्ट में जो लिखे हैं हमारे पूर्वजों ने, तो ये जो बेयर एक्ट है इसमें जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट, स्टैट्यूट्स जो भी बनाए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, भले ही वो क्रिमिनल केस हो, वो सिविल केस हो, वो कमर्शियल लिटिगेशन हो, वो कोई भी हो, ये जो भी है, ये सारे के सारे एक्ट्स, ये सारे के सारे रेगुलेशंस आप तोड़ेंगे नहीं। आप उन एक्ट्स के अगेंस्ट में नहीं जाके कोई कानून बनाएंगे, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उनके अगेंस्ट में जाके नहीं बनाएंगे कि तुम इसको गोली मार दो बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा। कोई भी काम कॉन्ट्रैक्ट में आप ये वाला नहीं कर सकते हैं कि ये कर दोगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जी, पर भाई कॉन्ट्रैक्ट तूने गलत बनाया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ मान्य नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ पे इलीगल डिक्लेयर है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। जिसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत समय तक ये बात हमारे यहाँ पे चलती रहती है मैरिटल केसेस में कि हमारे यहाँ पे प्रीनप्स जो हैं वो लीगल हो जाने चाहिए। अब जिनको प्रीनप नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। प्रीनप यानी जो शादी नहीं होगी कपल के बीच में, ठीक है, वो रहेंगे हस्बैंड वाइफ जैसे ही, वो बच्चे भी पैदा करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो एक
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे कि हम दोनों जो रिलेशनशिप में अब आ रहे हैं, हम आगे जाके रिप्रोड्यूस भी करेंगे, तो तुम्हारी क्या क्या शर्तें हैं और तुम कैसे इस रिलेशनशिप में चाहते हो मैं बिहेव करूं और मैं कैसे चाहती हूं तुम इस रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करो, ये बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। और मैंने कहीं सुना है, कोई फुटबॉलर था, मुझे उसका पता नहीं है नाम, अभी मैं भूल गया हूँ, उसमें वो कपल ने ये प्रीनअप में कॉन्ट्रैक्ट में बनाया था कि तुम मुझे पब्लिकली डांटोगे नहीं, और अगर डांटोगे तो तुम्हें 50 मिलियन फाइन मुझे देना पड़ेगा। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि प्रीनअप इंडिया में लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? क्योंकि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट को काटता है, उस पर हम कभी बाद में जाएंगे। पर मैं ये बता रहा हूँ कि इस पर भी बात छिड़ती है कि प्रीनअप हमारे यहाँ पे लीगल हो जाने चाहिए, बट ये क्या है, इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इनकन्सिस्टेंट हो जा रहा है, इस एक्ट से भले ही नहीं होता हो बट किसी और एक्ट से हो जाएगा। तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आइए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कीजिए, परफॉर्म कीजिए, काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर कानून में, किसी भी कानून के अगेंस्ट में जाके आप कोई काम नहीं करेंगे। अगर आप कानून के अगेंस्ट में जाएंगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपके कोई भी डाउट्स है तो कृपा करके आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्लीज़ कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं हमेशा आंसर करूँगा। और हो सकता है मैं एक वीडियो बना के ही डाल दूँ कि भैया ये डाउट आया है, खटाक से वीडियो डाल दी और बात ख़त्म। तो जब तक के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच।